है महिलाओं की बात पीछे छूट जाए, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी युवाओं के आंदोलन हुए हैं या प्रदर्शन या उनकी मांगों को लेकर अपने हक और हुकूक की बात जब किए तो महिलाएं भी अब मुखर होकर सामने आने लगी है। राजस्थान की भी बात कर लीजिए और देश के दूसरे हिस्सों में भी अपने हक की बात करने कैसे करते हैं और किस हद तक जाकर कर सकते हैं, महिलाओं ने इसे बखूबी समझ लिया। ऐसे में महिलाओं के जो मुद्दे हैं उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता और उसमें सबसे जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है महंगाई को लेकर जो है महिलाएं सबसे ज्यादा मुखर है, क्योंकि घर का बजट भी उनको बनाना है। घर का बजट बिगड़ता है तो उसका खामियाजा भी सबसे पहले महिलाओं को जो है, वहां से एक महिला की जिम्मेदारी शुरू होती है और फिर आप जैसे उद्यमियों तक पहुंचती हैं जो उद्यमिता से जुड़े हुए हैं और इस दिशा में भी ना सिर्फ खुद आगे बढ़ रहे हैं बल्कि छोटे वर्ग को या एक समाज को आगे बढ़ाने का भी काम करो। तो एक बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं पर हो जाती है और इस बजट में महिलाओं को बार बार मैं जब भी किसी से बात होती है तो उनकी एक उम्मीदें होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कि वित्त मंत्री खुद महिला है तो वो उन चीजों को कनेक्ट कर पाएंगी। महिलाओं के विकास को लेकर जो महिला सशक्तिकरण का जो सपना, जो वादा चुनाव में हम देखते हैं, आपको लगता है कि बजट दर बजट उस दिशा में कुछ काम हो रहा है और इस बार के बजट के बाद जो है ना सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि सामाजिक तौर पर भी महिलाओं के उत्थान का जो सपना है वो कुछ हद तक साकार होगा या साकार होने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे? अभी तक देखा जाए तो महिला, जो आप कह रहे हैं कि महिला वर्ग थोड़ा आगे बढ़े, तो वो डेफिनेटली उस तरफ काम हुआ है। आप पहले अगर 5 साल पहले ही अगर आप चलें तो 5 साल पहले इतनी महिला वर्ग बाहर निकल के ना तो काम कर पाती थी ना उनको कोई प्रोत्साहन मिलता था। लेकिन आज अगर हम देखें तो जो महिला है, अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हम देखें, अगर 10 आदमी है तो वहां पे 6 या 7 महिला भी है। तो सरकार उस तरफ काम कर रही है और इस बजट से यही उम्मीद है कि इसको और प्रोत्साहन में महिलाओं को और प्रोत्साहन मिलेगा ताकि ये जो 10 पुरुष और 6 महिला है तो ये 10 महिला भी रहे। और एक चीज आपने सही अभी उठाई थी महंगाई को लेके, तो जो महंगाई है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है अभी, जिसका मुझे अगर मैं बात करना चाहूँ इस बारे में तो उसका सीधा रिलेशन जाता है हमारे डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस पे। क्योंकि डीजल और पेट्रोल हमारा इतना महंगा हो गया है तो उससे ऑटोमेटिकली जो भी है, हमारी सब्जियां ले लीजिए, फल ले लीजिए, आप कुछ भी चीज ले लीजिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन वो कहीं से तो हमारे पास आ ही रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली सब उसके रेट। तो ये पुरानी मांग है सुचिता कि इसको भी जो है जीएसटी के दायरे में ले आया जाना चाहिए। लगता है कि ऐसा भी कुछ संभव है क्योंकि यही डीजल की बढ़ती कीमतों की मार है, जो तमाम चीजें जो हैं जो आप बता भी रही कि महंगी है, इन्हें जीएसटी के दायरे में सरकार लाएगी, कुछ उम्मीद है इस बार की ये चीज जो है वो जीएसटी के दायरे में लानी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारा पेट्रोल या डीजल आ रहा है उस पे केंद्रीय सरकार का अपना टैक्स लग रहा है, फिर राज्य सरकार का भी अपना टैक्स लग रहा है, तो जितने में वो आ रहा है और हम आम आदमी तक पहुंच रहा है तो उसमें वो बहुत पैसा जुड़ता जाता है, जिसकी वजह से वो महंगा ही महंगा होता जा रहा है। तो वही जीएसटी स्लैब के अंदर अगर ये आ जाता है तो उसमें काफी राहत मिलेगी। तो उम्मीद है कि इस बार इस चीज पे सोचा जाएगा। चलो, उम्मीद है इस पर सोचा जाएगा। ठीक है, एक उद्यमी होने के नाते आपको क्या लगता है, जो स्टार्टअप्स को लेकर आजकल बहुत चर्चाएं हो रही हैं और महिलाओं में भी है, युवाओं में भी है, तमाम लोगों में स्टार्टअप्स को लेकर कहा जा रहा है कि एक मोटिवेशन की उसको ज़रूरत है। इस दिशा में काम अच्छा हुआ है लेकिन और कुछ अगर इसमें मोटिवेशन अगर डालती है सरकार बजट के जरिए तो भारत का भविष्य सुनहरा और बेहतर होगा। जी डेफिनेटली, क्योंकि अभी सोचना कि हाँ मुझे मेरा कुछ बिजनेस खड़ा करना है वो आसान है, लेकिन जब हम शुरू करते हैं उस पे काम करना तब हमें जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है वो समझ आती है। जिसमें जो मुझे प्रॉब्लम सबसे बड़ी फेस हुई थी वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फंडिंग की, क्योंकि फंडिंग बहुत आसानी से नहीं मिलती है। जो अभी स्कीम्स भी है वो प्रोसेस जो है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आप कह सकते हैं कि फिर लगता है कि यार इतना
इतनी चीजों में पढ़ने की बजाय चलो ठीक है अपन छोटे स्केल पे, एकदम छोटे स्केल पे शुरू करते हैं कि अपने आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, अपने आप धीरे धीरे होगा तो समझ आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर गवर्नमेंट से इस चीज की हेल्प हो, कि अवेयरनेस हो, उसके साथ साथ अगर जो प्रोसेस है अभी उसको थोड़ा आसान किया जाए कि एक नॉर्मल इंसान भी मतलब उसको इसमें इतनी easily समझ चुनौतियां सकता हैं, है। ऐसे मैं तो समझू जो बात हम आगे उपेन और की उस बात चीज को में मैं बढ़ आपके सकते बात से कनेक्ट करने की कोशिश एक बार करके देखता हूं। आप जो बातें करी ये इतनी जटिलता है इसमें कि एक बड़ा वर्ग है जो इसमें जाना तो चाहता है, लेकिन इसकी जटिलताओं की वजह से वो फिर से वही नौकरी की तैयारी और वहां जाकर अभ्यर्थी बनकर जो है एक बड़ी भीड़ का हिस्सा बन जाता है। अगर यहाँ पर सुलभता हो, सब कुछ अगर जटिलता खत्म हो, तो वो भी कहीं ना कहीं बेरोजगारों की एक जो लंबी लिस्ट है उसमें कमी आएगी। जी जी, ये तो है जी, क्योंकि जितना इंसान अगर आगे बढ़ के अगर एक ने बिजनेस शुरू किया है उससे प्रेरित होके और भी शुरू करेंगे। चूंकि अगर हम देखें 2 बिजनेस ही अच्छे खड़े हो रहे हैं तो उससे हमें रोजगार कितना मिलेगा। उपेन, आप कितना इत्तेफाक इससे रखते हैं कि ठीक है नौकरियों को तमाम लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता, और अब देखिए आपके पास तो कोई फिगर भी होगा कि कितने बेरोजगारों की संख्या है, लेकिन अगर इसको देखें तो अब कोशिश तमाम सरकारों की ये होनी चाहिए कि हर किसी को जीविकोपार्जन का एक विकल्प प्रदान कम से कम करे। अगर नौकरियों में अगर समय लग रहा है या किसी के एज जो है वो निकल चुका है या किसी की अपनी कोई परिस्थितियां हैं, तो किसी भी तरह से जो है एक जीवन यापन की एक व्यवस्था हो, और उसमें स्टार्टअप जो है एक बहुत अच्छा विकल्प है कि उसको मोटिवेट करके बेरोजगारी कम करने के लिए इस दिशा में सरकार काम करे। देखो अभिनव जी, जो बजट है इससे बड़ी आशाएं भी है। दूसरी बात, प्राइवेट क्षेत्र में जो नौकरियां है तो उसको जॉब सिक्योर होना चाहिए, विश्वास सरकार को युवाओं को दिलाना चाहिए। लेकिन आप आंकड़े की बात करें, कौन सी सरकार या वो आंकड़े देती है? नहीं देती है। हाँ। छुपाया जाता है। हाँ। लेकिन एक सत्य बात, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो जो जैसे राजस्थान में कई भर्ती होती है तो कई है कि बाहर से डिग्री या डिप्लोमा लेके आते हैं, ठीक है, यहां से एक टीम जाती है, वह जांच करने जाती है, वहां मिलीभगत से सही भी करके आ जाते हैं। तो केंद्र सरकार को ऐसा एक पोर्टल बनाना चाहिए जो जिसकी वहां जांच हो सके, जो हम पता कर सके, पूरे देश के लिए बनाना चाहिए कि फर्जी डिग्री डिप्लोमा के लिए बहुत ज्यादा सारी चीजें आपने देखा फैल चुकी है। लोग फर्जी डिग्री डिप्लोमा 12 बोरे थे, आपने देखा वो भूपेंद्र सारण के वहां मिले थे, उनके वो जांच हुई थी, वो 12 बोरे, आज तक पता नहीं किसकी डिग्री डिप्लोमा उसमें कैद थे। तो बाहर से जो यूनिवर्सिटियों से लेके आते हैं तो उसकी जो सारा लेखा जोखा एक पोर्टल पे होना चाहिए, कोई भी जांच कर सके पूरे देश के लिए, जिससे फर्जी डिग्री डिप्लोमा से कोई नौकरी नहीं ले सके। ये जो बार बार मांग उठ रही है कि जैसे गुजरात में पेपर लीक हुआ, हाँ, ये जो कहा जा रहा है कि राजस्थान की नौकरी राजस्थान के युवाओं को मिले, बाहर के लोगों को ना आने दिया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर ये लग रहा है कि एक अच्छी प्रैक्टिस जो है यहां से बन रही है। बिल्कुल, ये तो 3 साल से हम लड़ रहे हैं। आप बिहार में जाओगे तो स्पष्ट कह दिया कि बिहार का निवासी को ही लिया जाए, स्पष्ट लिखा हुआ है। आप जैसे पंजाब में जाए तो पंजाबी, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, ऐसे करके 20 से 21 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जाता। इसलिए हम कह रहे हैं कि राजस्थान में आप रोजगार कार्य में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करिए और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट डालिए जो राजस्थान के लोगों को लिया जाए, क्योंकि जब वहां नहीं लिया जा रहा तो यहां भी उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जो लगातार 3 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे मैंने तथ्यात्मक डॉक्यूमेंट्स मुख्यमंत्री जी को और उनके कार्यालय में दिए हैं। उम्मीद करता है कि राज्य सरकार बजट में युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को राहत देने का काम करेगी। मैं दूसरा सवाल सर में ये कह रहा था कि गुजरात में पेपर लीक हुआ, गुजरात में डिबेट होती, मैं देखता हूं, मैं कहीं नेशनल डिबेट में इन दिनों में जुड़ा हूं। गुजरात की जो सरकार है, उनके लोग प्रवक्ता है, कहते हैं नहीं पहली बार हुआ है, सरकार ने पकड़ लिया है और अच्छा काम कर रही है। राजस्थान में पेपर लीक हुआ तो राजस्थान के जो सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि नहीं हमने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी। फिर बिहार में जाओगे, फिर आप उत्तर प्रदेश में जाओगे, अलग अलग राज्यों में सब लोग अपनी अपनी पार्टियों को बचाने के काम करते हैं। तो युवा कहां जाए? केंद्र सरकार के सामने एक ऐसा सिस्टम स्थापित करना चाहिए कि उनको न्याय मिल सके, वो तथ्य दे सके। या किसको दे? हमने फर्जी डिग्रियों का कोई तथ्य दिया हमने कि साहब ये फर्जी, जांच करो, आज तक जांच नहीं हो पाई। तो एक पूरे देश के लिए एक ऐसा सिस्टम स्थापित होना चाहिए कि कोई भी किसी भी देश का व्यक्ति जाके शिकायत कर सकता है कि मेरे राज्य में ये हुआ, पार्टी किसी की भी हो, कम से कम ऐसी शिकायत का एक ऐसा माध्यम तो होना चाहिए कि साहब राजस्थान में क्या, बिहार में ऐसा हुआ, उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ, गुजरात में ऐसा हुआ, तो कम से कम अपनी बात तो रख सके। जहां जिस सत्ता की, जिस पार्टी की सत्ता है, वो अपने उसको साफ सुथरा बताएगा नहीं कुछ नहीं हुआ,
वो दूसरी जगह सीने की मांग करेगा। उपेंद्र यादव सिर्फ रोजगार की लड़ाई राजस्थान में लड़ेंगे या फिर जो अच्छी शिक्षा की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, महंगी शिक्षा के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, युवाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं। युवाओं के लिए रोजगार से पहले, रोजगार पाने के लायक बनने के पहले भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो उपेंद्र यादव क्या उन चुनौतियों के लिए भी जो है लड़ाई लड़ेंगे? अभिनव जी, उपेंद्र यादव फर्जी डिग्री डिप्लोमा के खिलाफ लड़े, पेपर लीक माफियों के खिलाफ लड़े, जो भर्तियां निकलवाने के लिए लड़े, एक उपेंद्र यादव है। 6 तारीख को कर्मचारी चयन बोर्ड घेराव कर रहा हूं, 7 को आरपीएससी जा रहा हूं, 8 को रमेश मीणा जी के जा रहा हूं प्रिलिमिनरी घोषणा करवाने के लिए। आप देखिए महीने में, आप कम से कम आप खुद जब चैनल पे खबरें चलाते हो आप देखते हो, महीने में 20 दिन में मीडिया में इसलिए रहता हूं कि मैं कहीं ना कहीं मैं संघर्ष करता मिलता हूं। अब पिछले 1 महीने में मैंने 7 रैली और 2 प्रदर्शन किए हैं। पिछले 1 महीने में 28 दिसंबर से लेकर मैं बेरोजगारों के बीच में रहता हूं। कभी मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ पूछ जाता हूं प्रियंका गांधी जी के, कभी मैं गुजरात पूछ जाता हूं दांडी यात्रा निकाल कर। किस लिए मैं सड़कों पे रहता हूं? मेरी युवाओं के लिए। और अच्छी शिक्षा की बात करें, वास्तव में मिलनी चाहिए, लेकिन आप फर्जी डिग्री डिप्लोमा आ रहे हैं तो फिर अच्छी शिक्षा वाला कहां जाएगा आगे? इसको भी रोकना जरूरी है ना, इसके लिए भी कानून आना जरूरी है ना, इसमें भी बाध्यता होनी चाहिए ना। लेकिन ये सच चीज है, मैं तो ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये चुनाव इस बार पूरे राजस्थान को मैं युवाओं को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल, चुनाव इसके आसपास है और मुझे लगता है कि बजट भी कहीं कमोबेश जो है इन मांगों के आसपास घूमता नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम जगहों पर युवा इस बार बहुत मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बजट में भी जो है युवाओं के इन मांगों का रिफ्लेक्शन दिखेगा। लेकिन एक बार महिलाओं की मांगों की तरफ भी एक बार नजर इनायत करते हैं कि महिलाओं से हमने जानने की कोशिश की जब ग्राउंड पर कि उनकी क्या कुछ बजट से उम्मीदें हैं, क्या कुछ महिलाओं ने बताया। एक बार वो भी आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद प्रतिक्रिया लेंगे। हम तो मोदी जी से यही अपेक्षा करते हैं कि बहुत सुंदर बजट दे और उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए किचन का बहुत ही ज़्यादा समय किचन में महिलाओं का व्यतीत होता है, तो उसका सामान एकदम कम रेट पे करे और सिलेंडर पे विशेष होना चाहिए कि ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है लेडीज़ों की। हर तरह का बजट है, कॉस्मेटिक पे भी है और किचन का है, बच्चों के टॉयज है, सभी तरह के सामानों पे हम रिक्वेस्ट करेंगे। जो सब्सिडी रेलवे की इन्होंने कैंसिल कर रखी है, बंद कर रखी है, उसको वापस चालू करें और महिलाओं को ऑल ओवर इंडिया में वापस से थोड़ा डिस्काउंट पे रेट पे टिकट में ट्रैवलिंग के लिए प्लान करें। बहुत सी अपेक्षाएं हैं। जहाँ तक बात महिलाओं की है तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा फेस स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उन्हें ज़्यादा रहती हैं। महिलाओं की जो मंथली जो प्रॉब्लम्स है स्वास्थ्य रिलेटेड है, उन्हें मेडिकल में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं और उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जाए और उनकी समस्याओं को समझा जाए, क्योंकि महिलाएं जो हैं देश के भविष्य के लिए, देश के कर्णधारों को उत्पन्न कर रही हैं। तो जो आने वाली पीढ़ी होगी, यदि एक महिला स्वस्थ रहेगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, आने वाली पीढ़ियां सुखद होंगी और एक सुखद भारत का निर्माण होगा। हम और किसी सब्सिडी किसी चीज़ की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि एक नॉर्मल जो है, जो मिडिल क्लास है या जो भी है, उनको एक 10,000 रुपये में तो खाना जो कम 10,000 रुपये जो अर्न करते हैं वो ढंग से खा नहीं सकते हैं। आप खुद सोचिए कि 3,000 रुपये 4,000 रुपये मकान का किराया देंगे, लाइट का बिल देंगे, उसके बाद बच्चों को पढ़ाएं कहाँ? सरकारी में आपकी क्या फैसिलिटीज़ है? आप क्या चेकिंग करते हैं? क्या स्कूल में टीचर पढ़ाएगी नहीं ढंग से? तो आप उसके लिए कम से कम ध्यान दीजिए। गवर्नमेंट के जो स्कूल है वहाँ पे कम से कम उनकी बेसिक शिक्षा अच्छे तरीके से हो। और आप जो है क्या कहते हैं, एक एजुकेशन पे आप कम से कम करिए कि आप एजुकेशन के लिए सिर्फ आप फंड पास कराते हैं, तो आप कम से कम देखिए भी वहाँ क्या फैसिलिटीज़ है। बच्चे दरी में बैठ रहे हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, टीचर्स ढंग से वहाँ पे आके वो कर रही हैं कि नहीं कर रही। ये जो बेसिक चीज़ें आप उनको कम से कम वो तो करके करना चाहिए उनको। तो महिलाओं की उम्मीदों से भी आपको रूबरू हमने कराया और उम्मीद यही है कि जो बजट कल सामने देश के आएगा उसमें इन तमाम उम्मीदों को भी पूरा करने की एक पहल जो है होगी, क्योंकि महिलाओं की मांग जो है वो अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है और युवाओं की मांग है वो भी अपनी जगह पर दुरुस्त है और हर कोई अपने अपने लिहाज से इन्हें अपने नज़रिए, अपने चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा है। कितनी उम्मीदें किसकी पूरी होंगी अब इसका जवाब कल ही मिलेगा, लेकिन उम्मीदें हैं क्या, इस पर हमने चर्चा कर ली। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।